बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मई जून 2017 पेपर 4-2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है। वन एंड ऑफ अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ ब्लॉक। द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। द tension in the string is 20 Newton. The string pulls the block along a horizontal surface at a constant speed of 1.5 meter per second for 12 seconds. The work done by the tension in the string is 50 joules. Find the value of theta. सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बना देते हैं। उस पर एक रखा हुआ है ब्लॉक, और इतना हमें पता है कि one end of a light in extensible string is attached to a block. The string makes an angle of theta with the horizontal, and the tension in the string is 20 Newton. टेंशन भी हमें पता है, तो इस टेंशन का जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 20 cos थीटा, 20 cos थीटा। ठीक है। अब the tension in the string is 20 Newton. The string pulls the block along a horizontal surface at a constant speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड है थ्रू आउट, तो स्पीड को ले लेते हैं u, 1.5 मीटर पर सेकेंड, जो कि चेंज ही नहीं हो रही। जब कांस्टेंट स्पीड होती है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, और कितनी देर के लिए हो रहा है, टाइम इज 12 सेकेंड्स। तो इससे हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस मूव किया जा रहा है। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल्स टू u मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई 12 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि s की वैल्यू आ जाएगी कितने मीटर जो है ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस फोर्स के ज़रिए। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 12, दिस इज 18, s इज इक्वल्स टू 18 मीटर। तो अब वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50 जूल्स। वर्क डन कैसे निकालेंगे, अगर हम इस 20 cos थीटा को, जो कि मैं अगर सिंपली जो है वो एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँ, 20 cos थीटा को इस डिस्टेंस से जो कि 18 है, जितना ये ऑब्जेक्ट 18 मीटर जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, मैं 18 से अगर मल्टीप्लाई करा दूँ तो 20 cos थीटा मल्टीप्लाई बाई 18 करूँगा तो मेरे पास जो है वो वर्क डन बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगा 50 जूल्स। तो मुझे तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 18 क्या होता है, 20 मल्टीप्लाई बाई 18 है 360, यानी कि 360 टाइम्स cos थीटा इज इक्वल टू 50। cos थीटा इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 360, यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 50 ओवर 360। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 50 ओवर 360। थीटा इज इक्वल टू 82.02, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 82.0 डिग्रीज। 82 भी लिख दो, एक्सेप्टेबल है, या तो कॉपी कर लो, नैपकिन भी दे दिया। हो गया कॉपी यहाँ तक। चलो एक सेकेंड। हो गया सर। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द डायग्राम शोज अ वायर ए बी सी डी कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट पार्ट ए बी of length 5 meter and a part BCD in the shape of a semicircle of radius 6 meter and center O. The diameter BD of the semicircle is horizontal and AB is vertical. ठीक है, BD जो है वो horizontal है and AB is vertical. A small ring is threaded onto the wire and slides along the wire.
द रिंग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए, यहाँ पे इनिशियल स्पीड इसकी जी 0 के बराबर हो जाएगी। द पार्ट ए बी ऑफ द वायर इज रफ, ये पार्ट जो है वो रफ है, एंड द रिंग एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। शो दैट द स्पीड ऑफ द रिंग एज इट रीचेस बी इज 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, तो हमने ए से लेके बी की जर्नी को सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करना है। ऑल राइट, तो बता ये रहा है कि जब ए से बी पर आओगे तो उसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए। इनिशियल स्पीड क्या है, u इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी क्या है भाई, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी पर फाइनल स्पीड क्या है वो नहीं पता, वही निकालने जा रहे हैं, अननोन है। और कितना डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, एस ले लेंगे 5 मीटर के बराबर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2.5 टाइम्स 5, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ रहा है 25, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, तो वी इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड एट पॉइंट बी। एक मार्क की वर्किंग थी, कॉपी हो गई। जी सर, हो गया। फिर उसके बाद पार्ट 2 से पहले कह रहा है द पार्ट बी सी डी ऑफ द वायर इज स्मूथ, द मास ऑफ द रिंग इज 0.2 kg, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग एट सी व्हेन एंगल बी ओ सी, वेयर एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। ठीक है, पार्ट बी सी डी ऑफ द वायर इज स्मूथ, द मास ऑफ द रिंग इज 0.2 kg, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग एट सी वेयर एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, 4 मार्क के लिए। अब अगर बी से लेके सी की जर्नी को मैं कंसिडर करूं, तो अगर मैं खाली बी से लेके सी की जर्नी कंसिडर कर रहा हूँ, देखो बी सी डी पार्ट इज स्मूथ। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, सिर्फ अगर मैं बी से लेके सी की जर्नी को कंसिडर करूँ, मैं बोलूँगा काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं, कोई एक तो ये कि स्मूथ पार्ट है तो कोई फ्रिक्शन नहीं, तो वर्क डन नेगेटिवली होगा नहीं। और चूंकि वो रिलीज किया गया है, फ्रीली फॉल कर रहा है नीचे की तरफ, तो कोई पुलिंग फोर्स भी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अब अगर मैं बी को एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड कंसिडर करूं, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे जीरो ले लूँ। और मुझे पता है कि पॉइंट बी पर मेरी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू मास इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट बी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ जीरो। काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या होगी भाई, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, तो सी पर वो स्पीड ही तो निकालनी है हमने, तो वही अननोन रखेंगे, यानी कि हाफ इंटू 0.2 इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगी भाई, जब यहाँ पे साफ देख के पता चल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी में तो लॉस आएगा, हाइट डिक्रीज हो रही है ना यार, बी से लेके सी पे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, ऊपर तो नहीं जा रहे, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं। तो जब पोटेंशियल एनर्जी एट बी आपने जीरो कंसिडर की है, तो आप इंटरेस्टेड हो गए पहले ये हाइट निकालने में, और जो ये हाइट आएगी आप उसको नेगेटिव में ले लोगे, क्योंकि आप जीरो से नीचे वाले डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस तरह का सवाल हमने पहले भी किया है। तो हम पहले ये हाइट निकाल लेते हैं, ये वाली हाइट। और ये किस तरह आएगी, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल आपके पास 30 डिग्रीज है, ये हाइपोटेन्यूज साइड 6 मीटर है, तो ये एच है, साइन 30 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि एच इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 30। एच की वैल्यू आ गई 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, तो ये कितनी आ रही है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 दिस इज इक्वल्स टू 3। हाइट ये आ रही है 3 मीटर्स। लेकिन चूंकि अब ये जीरो वाले लेवल से, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, उससे नीचे वाले लेवल पर जा रही है, हाइट नेगेटिव में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम जी एच, यानी कि मास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय -3। ठीक है, तो अब आप v की वैल्यू निकाल लें, तो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है 2.5, 2.5 इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 2,
ये आ रहा है 0.1 वी स्क्वायर माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय -3 आ रहा है -6, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.1 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस 6 यानी कि 8.5, और 8.5 डिवाइडेड बाय 0.1 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85। तो स्पीड क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 85 यानी कि अंडर रूट ऑफ दिस आंसर विच इज 9.22 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल्स टू 9.22 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया 4 मार्क्स की बाकी। इतना कॉपी हो गया? जी सर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट बी है, पार्ट 2 का पार्ट बी कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द रिंग। ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द रिंग हमने निकालनी है, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट स्पीड कहाँ पे होगी यार? जहाँ पे आपके पास जो है बेसिकली जब ऑब्जेक्ट आपका फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर द मोशन ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट पर आके, जो कि ये मिनिमम पॉइंट है, कम से कम पॉइंट, लेट्स से मैं इस पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूँ पी। ए से जब वो पी पर आएगा तो वो उस पर अपनी मैक्सिमम स्पीड पर आएगा ना। फाइंड द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द रिंग, यानी कि मैक्सिमम स्पीड हमने पॉइंट पी पे निकालनी, क्योंकि इसके बाद तो वो फिर लाइक स्पीड उसकी स्लो होना शुरू हो जाएगी। तो हम पॉइंट पी में जो है वो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बी से लेकर पी की जर्नी को कंसिडर कर लेते हैं। मैं ए से लेकर पी क्यों नहीं कंसिडर करूंगा? वो इसलिए नहीं करूंगा मेरे भाई क्योंकि ए बी का पार्ट जो है वो रफ है और बी सी डी पूरा स्मूथ है। तो हम खाली स्मूथ सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि हमें रेजिस्टेंस टू मोशन, हमें फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं पता कि ए बी पार्ट में क्या है। तो आप ए से लेके बी को अभी छोड़ दो, फिर आप खाली बी से लेके पी की जर्नी को कंसिडर करो। तो आप क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी। यानी कि पी वो पॉइंट है जहाँ पे आपके लाइक ये वाला पॉइंट जहाँ पे ग्रेटेस्ट स्पीड आपको अचीव होगी। आप पहले मेंशन कर दो लेट पी द पॉइंट वेयर यू गेट द ग्रेटेस्ट स्पीड। सो हमें यहाँ पे स्पीड निकालनी है। अच्छा, जब ये आपके पास जो है इस सेमी सर्कल का डायमीटर 6, सेमी सर्कल का रेडियस एक्चुअली 6 मीटर है, ये लेंथ भी 6 मीटर है और ये हाइट भी फिर आपकी 6 मीटर के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एट बी जीरो कंसिडर कर रहा हूँ, तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी एट पी की बात करूंगा वहाँ पे हाइट जो है वो -6 रख दूंगा क्योंकि जीरो से नीचे वाले लेवल पे। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगी? मुझे बी पर स्पीड पता है 5 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ इंटू मास यानी कि हाफ इंटू 0.2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी को मैं कंसिडर कर लेता हूँ 0। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट पी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पी क्या हो जाएगी? वो स्पीड ही तो नहीं पता आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, वही अननोन रख दोगे। दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू 0.2 इंटू वी स्क्वायर प्लस द पोटेंशियल एनर्जी एट पी क्या हो जाएगी? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय -6, बिकॉज हाइट आपकी फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, 0 से कम आ रही है, तो हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो अब v की वैल्यू निकाल लें, सब चीज़ें सिंप्लीफाई करते हैं। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.2 एंड देन डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 2.5 हो गया। 2.5 इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.1, 0.1 वी स्क्वायर और माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 यानी कि -12, ठीक है। तो 0.1 वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस 12, ये कितना हो गया? 14.5, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.5 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी कि 145 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 145 इज एक्चुअली 12.04। तो v इज इक्वल्स टू 12.0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लो। हो गया सर। ऑल राइट। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ पार्टिकल ए मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। 2 seconds after A passes a point O on the line, a particle B passes through O
moving along the line in the same direction as A. Particle B has a speed 16 meter per second at O and has a constant deceleration of 2 meter per second square. Find expressions in terms of t for the displacement from O of each particle यानी कि particle AB और particle BB t seconds after B passes through O. अब t seconds after B passes through O, हम एक छोटी सी समरी बना लेते हैं. पहले हम कंसिडर कर रहे हैं पार्टिकल A को और फिर हम कंसिडर कर रहे हैं पार्टिकल B को. हमें जो है एक्सप्रेशंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टी फॉर द डिस्प्लेसमेंट एस इन टर्म्स ऑफ टी चाहिए ऑफ ईच पार्टिकल ए एंड बी. लेकिन कब? व्हेन पार्टिकल बी पासेस थ्रू ओ, जब उसको पार्टिकल बी को पॉइंट ए से पास होते हुए टी सेकंड्स गुजर जाएं. तो हम एक काम करते हैं, पहले पार्टिकल बी को देख लेते हैं. पार्टिकल बी पे, यार मेरी आवाज को रिपीट हो रही है, नोट करो माइक. पार्टिकल बी पे जो है हमारा टाइम जो है वो हम ले लेते हैं टी सेकंड्स. अच्छा, पार्टिकल बी की अगर बात करें, अभी मैं सिर्फ पार्टिकल बी की बात कर रहा हूँ. पार्टिकल बी की स्पीड जो है वो 16 मीटर पर सेकंड है. तो इनिशियल स्पीड 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है. और एक्सेलरेशन इसकी कह रहा है हैज अ कांस्टेंट डिसेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो हो क्या रहा है कि पार्टिकल ए जो है ना उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट स्पीड है. जब कांस्टेंट स्पीड है तो उसका मतलब उसकी तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. और वो टाइम एक्चुअली क्या होगा, इस पे जरा गौर करो कि 2 सेकेंड्स आफ्टर ए पासेस अ पॉइंट ओ ऑन द लाइन, अ पार्टिकल बी पासेस थ्रू ओ. ठीक है, पार्टिकल ए जब पॉइंट ओ से 2 सेकेंड आगे पहुंचा तो उस वक्त पार्टिकल बी जो है वो पॉइंट ओ पर पहुंचा. तो अगर पार्टिकल बी को मैं कंसिडर करूं कि यार ये जो है 5 सेकंड, मैं देखूं कि यार पॉइंट ओ से पास हुए हुए इस पार्टिकल बी को 5 सेकंड हो गए हैं. तो पार्टिकल ए जो है वो एक्चुअली बी से जो है 2 सेकंड पहले हुआ था पास, क्योंकि जब पार्टिकल ए जब पॉइंट ओ से पास हुआ उसके 2 सेकंड बाद पार्टिकल बी आया. तो जब मैं पार्टिकल बी को बोलूं कि यार पार्टिकल बी को जो है वो ओ से गुजरे हुए 5 सेकंड हो गए मिसाल के तौर पे, तो मैं बोलूंगा कि पार्टिकल ए को जो है वो ओ से गुजरे हुए 7 सेकंड हो गए. 2 सेकंड का फर्क है. ये बात समझ आती है? बोलो. जी सर आ गई. तो अगर मैं जब 5 में 2 ऐड कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मुझे टी नहीं पता, अननोन है, तो जब पार्टिकल बी का जब मैं टाइम टी सेकंड रखूंगा तो पार्टिकल ए का क्या रख दूंगा, टी+2. टी+2. तो अब यहाँ पे बेसिकली जब देखो कांस्टेंट स्पीड है ना, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. या फिर आप वही सेम चीज रख दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. क्योंकि आपने निकालना तो वो बेसिकली एस का फंक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी फॉर बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स ए एंड बी. सो बेसिकली 10 मल्टीप्लाइड बाई t+2, और आगे चूंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर की वैल्यू पूरी जीरो के बराबर हो जाएगी. तो आप बोलोगे s इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई t+2, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए विल बी 10 मल्टीप्लाइड बाई t+2 यानी कि 10t+20. और अब अगर मैं पार्टिकल बी की बात करूं तो पार्टिकल बी की जो इन्फॉर्मेशन है, टाइम इज इक्वल्स टू टी सेकेंड्स, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में पुट कर देते हैं, और एस इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 1/2 टाइम्स -2 इंटू टी स्क्वायर. तो एस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया आपके पास, 16t. ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी, तो एस बी लिख देते हैं, 16t-t². तो आंसर क्या हो गया, एस ए इज इक्वल टू 10t+20, और आपके पास एस बी इज इक्वल टू 16t-t² मीटर. मीटर यहाँ पे भी, मीटर यहाँ पे भी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द
डिस्प्लेसमेंट। 3 मार्क का ये पार्ट 1, इतना कॉपी करो, बताओ। हो गया सर। उसके बाद इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बी, find the distance between the particles, between these particles A and B when B comes to instantaneous rest। B जो है वो instantaneous rest पर आ जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल B का फंक्शन क्या है। एस बी इज इक्वल्स टू 16t माइनस टी स्क्वायर। यार इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब है कि वेलोसिटी जो है वो इक्वल टू जीरो हो जाए। डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास वेलोसिटी आती है, तो मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी का फंक्शन आ जाएगा 6 एस बी क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी वो 16t माइनस टी स्क्वायर। सॉरी मैं यहाँ पे टी लिखना भूल गया, फिर से लिख देता हूँ सही से, 16t माइनस टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बी। तो वेलोसिटी इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2t। और इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो जब v इज इक्वल टू जीरो है तो उस लम्हे पर कितने सेकंड हुए हैं, 16 माइनस 2t इज इक्वल टू जीरो। 16 इज इक्वल टू 2t, t इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 और t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स। 8 सेकंड हुए जब पार्टिकल b जो है इट केम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट। तो what we need to find, we need to find the difference, we need to find I mean actually the distance between the particles A and B, यानी कि difference of the displacement of B as compared to the displacement of the particle A। तो पहले हम एक काम करते हैं, वो जो t इज इक्वल टू 8 सेकेंड आया है, जब t इज इक्वल टू 8 है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल B क्या है पहले ये देख लेते हैं। जब t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल B क्या है पहले ये देख लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 8 स्क्वायर, यानी कि 16 टाइम्स 8 माइनस 8 स्क्वायर, दिस इज 64 मीटर। और इसी लम्हे पर t इज इक्वल टू 8 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल A क्या है हमारे पास, जो कि एस ए का फंक्शन है 10t प्लस 20, सपोर्ट कर दें 10 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड देन प्लस 20, दिस इज 100 मीटर्स। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ऑब्वियसली 100 मीटर्स, यानी कि जो बड़ा डिस्टेंस है उसमें से छोटा डिस्टेंस निकाल दें। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यानी कि 100 माइनस 64 एंड योर फाइनल आंसर इज 36 मीटर्स। 3 मार्क की ये वर्किंग। हाँ तो कॉपी करो। हो गया सर। ऑलराइट, फिर उसके बाद इसका पार्ट 3 है, कह रहा है फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। अच्छा, अब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स हमने निकाला कैसे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। हम एक काम करते हैं, जो कि इन टर्म्स ऑफ टी हमारे पास फंक्शन बन रहा होगा हम वो देख लेते हैं। इन एस ए यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ए इन टर्म्स ऑफ टी हमारे पास क्या आ रहा था, 10t प्लस 20 माइनस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, वो क्या आ रही थी 16t माइनस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई कर दो, एक्सपेंड कर दो, 10t प्लस 20 माइनस 16t प्लस टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 20। This is a function of the distance between the two particles. All right. तो जिसमें अगर t की वैल्यू 8 पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 36 मीटर आएगा। पहली बात तो ये यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये 8 स्क्वायर माइनस, सिर्फ करके दिखा रहा हूँ, 8 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 8 और प्लस 20, 36 मीटर आएगा। लेकिन हमने करना क्या है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस का मतलब ये कि यार हमारे पास इस डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम जीरो को इक्वेट कर देंगे, यानी कि वेलोसिटी निकाल लेंगे और उसको जीरो को इक्वेट कर देंगे। यानी कि मिनिमम पॉइंट यानी कि स्टेशनरी पॉइंट वो निकालने के लिए हमें ग्रेडियंट फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, ds ओवर dt इज इक्वल टू 2t माइनस 6।
2t minus 6. तो 2t minus 6 is equals to 0, क्योंकि ये स्टेशनरी पॉइंट निकालने जा रहे हैं, मिनिमम पॉइंट निकालने जा रहे हैं. 2t is equals to 6, t is equals to 6 divided by 2, और t is equals to आपके पास जो है t is equals to 3 seconds. 6 divided by 2, 3 seconds. t is equals to 3 seconds. अब हमने क्या करना है, ये कब अचीव हो रहा है, वक्त कब ये मौका अचीव हो रहा है कि देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कम से कम डिस्टेंस हो, कि तब है जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स है. तो अब t इज इक्वल टू 3 को वापसी इस इक्वेशन में पुट कर दें. तो डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इज 3 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 3 प्लस 20. कम से कम डिस्टेंस हो, स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही है, तो समझ लो ये पूरा डिफ्रेंसिएशन की एप्लीकेशन है. एग्जैक्टली वही चीज़ है. तो 3 स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 3 plus 20, and your answer is 11 meter. This is the minimum distance between the two particles. हाँ, तो कॉपी हो गया. जी सर हो गया. ऑलराइट. फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जनाब, अ कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड अगेंस्ट अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 850 न्यूटन रेजिस्टिंग द मोशन. रेजिस्टेंस जो है वो 850 न्यूटन है. On a part of the road that is horizontal, the car moves with a constant speed of 42 meter per second. Calculate in kW, k watt, the power developed by the engine of the car. एक कार का मास जो है वो 1200 kg है. भाई पावर आएगी कैसे, फोर्स इनटू वेलोसिटी, और ये फोर्स एक्चुअली ड्राइविंग फोर्स होती है. तो अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कंसिडर करें तो ड्राइविंग फोर्स माइनस द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम ए. हमें ये पता है कि स्पीड ऑफ द कार इज कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. कांस्टेंट स्पीड है यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो. तो ड्राइविंग फोर्स माइनस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ड्राइविंग फोर्स इज एक्चुअली इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस. तो चूंकि रेजिस्टेंस 850 न्यूटन है, तो इसका मतलब ड्राइविंग फोर्स भी आपके पास 850 न्यूटन है. तो पावर इज इक्वल टू एफ टाइम्स द स्पीड, एफ टाइम्स द वेलोसिटी. इसके अंदर क्या है जनाब, ये जो एफ वी है, इसमें एफ जो है वो ड्राइविंग फोर्स है, तो पावर अभी क्या हो जाएगी 850 मल्टीप्लाई बाय द स्पीड. किस स्पीड पर की बात कर रहे हैं 42. तो पावर इज इक्वल्स टू 850 मल्टीप्लाई बाय 42, यानी कि 35,700. लेकिन के वॉट में बताना है, तो पावर इज इक्वल्स टू 35.7 के वॉट. पावर इज इक्वल्स टू 35.7 के डब्ल्यू. 2 मार्क हो गया. कॉपी ले रहे हैं यहाँ तक. जी सर. ऑलराइट. फिर उसके बाद जो है हमारे पास इसका पार्ट 2, द पार्ट बी कह रहा है गिवन दैट दिस पावर इज सडनली इंक्रीज्ड बाय 6000 वाट, यानी कि 6 के वाट. फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द कार. अब जो पावर है एक्चुअली 6 के वाट से इंक्रीज हुई. पावर पहले जो है वो 35.7 के वाट थी, उसमें 6 ऐड कर दो, यानी कि ये फिर कितनी हो गई 41.7 के वाट. तो पावर इज एक्चुअली नाउ 41,700 वाट. ठीक है. तो अब हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स टाइम्स द वेलोसिटी. तो अगर मैं बेसिकली वो फोर्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा. ठीक है, मैं अगर ड्राइविंग फोर्स निकालना चाहूँ तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी. और पावर क्या है 41,700 वाट, और वेलोसिटी क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं 42 मीटर पर सेकेंड. 42 मीटर पर सेकेंड. तो ड्राइविंग फोर्स एक्चुअली कितनी आ रही है 41,700 divided by 42. This is 992.86. 992.86 न्यूटन.
लेकिन निकालना तो कुछ और है। निकालना है फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द कार, उस लम्हे पर कार की एक्सेलरेशन क्या है। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम ए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, और ड्राइविंग फोर्स है 992.86, रेजिस्टेंस वही है 850। और अब चूंकि एक्सेलरेशन हो रही है, हमने वो निकालना है कितनी है। मास हमें पता है 1200 kg है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1200 टाइम्स ऑफ ए। तो 992 माइनस अपना 992.86 माइनस 850 जो कुछ आ रहा है डिवाइडेड बाय 1200। उस लम्हे पर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो 0.119 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.119 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट टू 3 significant figures. दिस इज योर आंसर, 3 मार्क। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूँ? जी सर। तो ये तो आपके पास पार्ट 1 का ए और बी था। उसके बाद आपके पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 कह रहा है ऑन अ पार्ट ऑफ द रोड दैट इज इंक्लाइंड एट थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द कार मूव्स अप द हिल एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकंड। कांस्टेंट स्पीड जो है वो 24 मीटर पर सेकंड है, विद द इंजन वर्किंग एट 80,000 किलोवाट। पावर जो है वो अब 80 के वाट हो गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, ड्राइविंग फोर्स आपकी ये रही, कार ऊपर जा रही है, अपोजिट मोशन में आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है कि आपके पास अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएं यहाँ पे, ड्राइविंग फोर्स माइनस द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, पहली बात तो ये है। अच्छा, अब देखो, अब ये कार जो है, मैं आपको बताऊं कि कार जो अब यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल पे तो नहीं है, इंक्लाइन पर है। तो अब इंक्लाइन पर जब ये कार है ना, तो ये पार्टिकल है, समझो कार पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट जो है ये 1200 जी, मास क्योंकि इसका 1200 किलोग्राम्स था, तो 1200 टाइम्स जी जो है ये एम जी हो गया। तो ये वाली फोर्स आपकी एम जी कॉस थीटा हो गई, और ये वाली फोर्स आपकी एम जी साइन थीटा हो गई। एम जी साइन थीटा हो गई। तो अब पता चला, अब जब यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे जो कि इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो ड्राइविंग फोर्स माइनस द रेजिस्टेंस माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए की इक्वेशन ये बन जाएगी। और रेजिस्टेंस आपको पता है, रेजिस्टेंस आपको पहले से पता है कि वो 850। जब तक कि आप वो मेंशन ना कर दे कि रेजिस्टेंस चेंज हो गई हो, तब तक आप रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, बिकॉज इनिशियली जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है उस पर यही कह रहा है कि 850 की जो है कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स है। तो पहले तो वो एक स्ट्रेट रोड पर जो है वो मूव कर रहा था, पहले तो जो वो है वो एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहा था, और यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस चेंज हुई है। ठीक है, तो रोड तो स्ट्रेट है, लेकिन पार्ट 1 में उसने कहा था कि हॉरिजॉन्टल रोड है। ये ख्याल इसका मतलब हुआ। इनिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन में है कि स्ट्रेट रोड है अगेंस्ट अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 815 न्यूटन। अब वो रोड भले हॉरिजॉन्टल रहे कि भले इंक्लाइंड रहे, पार्ट 1 में उसने कहा था कि हॉरिजॉन्टल रोड है, पार्ट 2 में कह रहा है कि वो इंक्लाइंड रोड है, तो रेजिस्टेंस अपनी जगह वही रहेगी। पहले तो हमें ये पता है कि कांस्टेंट स्पीड है, जब कांस्टेंट स्पीड है तो भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि डी एफ द ड्राइविंग फोर्स माइनस माइनस रेजिस्टेंस माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ड्राइविंग फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू रेजिस्टेंस प्लस एम जी साइन थीटा। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स की जो है एक्चुअल वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, और ये एफ क्या है, ये एक्चुअली आपकी ड्राइविंग फोर्स है। तो अगर मैं ड्राइविंग फोर्स सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास ये आ जाएगा पी ओवर वी।
और P ओवर V क्या है भाई, पावर आपकी जो है 80,000 वॉट है, ओके 80 के वॉट है। और वेलोसिटी क्या है आपकी, किस स्पीड की बात कर रहे हैं, 24 मीटर पर सेकेंड। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि ये आपके पास हो गई 333.33 समथिंग आ रही है। हम एक काम करते हैं, इसको एग्जैक्ट 80,000 अपॉन 24 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आए। हम क्या करते हैं, डी एफ की जगह एग्जैक्टली 80,000 डिवाइडेड बाई 24 लिख देते हैं। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू आर क्या है 850 प्लस एम जी साइन थीटा, यानी कि 1200 इज अ मास टाइम्स 10 टाइम्स साइन थीटा। इससे हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 1200 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो गया 12,000। तो 12,000 साइन थीटा को अगर आप सब्जेक्ट बना दें तो दिस इज इक्वल्स टू 80,000 अपॉन 24 माइनस 850। तो एग्जैक्ट फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ रहा है 7450 डिवाइडेड बाई 3। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 7450 डिवाइडेड बाय आपके पास 12,000 टाइम्स 3 हो जाएगा। तो 7450 डिवाइडेड बाय 12,000 टाइम्स 3, ये आ रहा है 149 ओवर 720। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 149 डिवाइडेड बाय 720, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 149 डिवाइडेड बाय 720। तो साइन इनवर्स 149 डिवाइडेड बाय 720 and this is equals to 11.94, यानी कि theta is equals to 11.9, correct to three significant figures। यहाँ तक बात समझ आती है? कोई चीज़ पूछनी तो फिर से पूछ लो, सब फिर से समझा दूँ। हो ये रहा है कि बेसिकली स्ट्रेट रोड की बात है इनिशियल क्वेश्चन में, जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 850 है, और पहले पार्ट में जूम किया जा रहा था, जो कि पार्ट 1 का पार्ट ए और बी हमने सॉल्व किया है, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोड था, अब ये इंक्लाइन रोड है। तो रेजिस्टेंस आपकी वही रहेगी, लेकिन जब चूंकि इंक्लाइन रोड पर है तो एम जी साइन थीटा जो है वो अपोजिट मोशन में एक्ट करेगा, जो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस वाली फोर्स है। और सारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो है हमने फिर थीटा इज इक्वल टू 11.9 डिग्रीज निकाला। हो गया कॉपी यहाँ तक? जी। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक किया है। सुबह जो शहरी के बाद क्लास करूंगा उसमें क्वेश्चन 5-6 भी करा दूंगा, और मोमेंटम भी स्टार्ट कराने न्यू टॉपिक। ठीक है भाई, अभी इतना ही रखेंगे। ओके। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।